नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और मैं भी भारत की ये बेहद खास इंटरव्यू सीरीज है जिसमें हम आपको आदिवासी नेताओं से मिलवाते हैं या उन लोगों से मिलवाते हैं जो आदिवासी मुद्दों से, आदिवासी मसलों से सरोकार रखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आजकल आप लगातार आदिवासियों पर चर्चा सुन रहे होंगे। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या दक्षिण में कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, हर जगह पर आपको आदिवासी चर्चा में नजर आते हैं। और इस चर्चा में हम कोई बुराई नहीं देखते हैं, लेकिन इस चर्चा में आदिवासियों का कितना भला होगा, इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चर्चा की वजह बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन राज्यों के मैंने नाम लिए, यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और इन राज्यों में आदिवासी आबादी चुनाव के लिहाज से काफी महत्व रखती है। आज आपको सीधा मध्य प्रदेश लिए चल रहे हैं। वहां से जाने माने आदिवासी नेता जयस संगठन, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, उसके संरक्षक हैं, विधायक हैं, डॉक्टर हीरालाल अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। आपका बहुत बहुत स्वागत है हीरालाल जी। जी, धन्यवाद आपका। मध्य प्रदेश में आजकल आदिवासियों की खूब चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आपके राज्य के मुख्यमंत्री, सब लोग आदिवासियों की चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को आप किस नजर से देखते हैं कि आदिवासियों ने अपने मसलों को उठाकर दबाव बनाकर नेतृत्व को मजबूर किया है इस चर्चा के लिए, या ये सिर्फ चुनाव से जुड़ी हुई चर्चा है? जी, सबसे पहले मैं भी भारत हूँ सीरीज को और आपके समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे चर्चा के लिए आमंत्रित किया और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे इस देश की अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक देश की जनता के सामने आपके इस चैनल के माध्यम से, सीरीज के माध्यम से रखा है। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज का नवयुवा या आदिवासी समाज राजनीतिक रूप से भी कहीं न कहीं जागरूक हुआ है। और यही कारण है कि आज अभी तक इस आजाद भारत के इस अमृत काल में जहां पर राजनीतिक दल देश के आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से देखती रही है, कोई से भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो चाहे स्थानीय राजनीतिक दल हो, लेकिन मध्य प्रदेश से जो इस बार जो शुरुआत होने जा रही है, इसमें कहीं न कहीं आदिवासी समाज का युवा वर्ग राजनीति के प्रति कहीं न कहीं उनका रूप बदला है, उनका नजरिया बदला है और अपने इस लोकतंत्र में राजनीति की भूमिका का महत्व समझने लगे हैं। आज आदिवासी समाज का युवा, पढ़ा लिखा युवा और जय आदिवासी युवा शक्ति जैसे संगठन ने आदिवासियों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने के साथ साथ उनके हक अधिकारों के लिए भी समाज को जागरूक करने का काम किया है। पिछले चुनाव से लेके 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से लेके 2023 आगामी 2023 में होने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों का नजरिया जो आदिवासी वोट बैंक के प्रति जो अभी तक रहा है, कहीं ना कहीं बदलता हुआ हमें भी नजर आ रहा है। आदिवासी मुद्दों की चर्चा अभी तक कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनाव के वक्त ही करती रही है, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि चुनाव का भी 1 साल बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, आदिवासियों के अधिकारों के लिए उनके दिवस के रूप में मनाने लगी है, उनके पुरखों को याद करने लगी है। चाहे बिरसा मुंडा हो, टंटिया भील हो, चाहे वीर गुंडाधुर हो, चाहे वीर खाज्या नायक, पुंजा नायक, जो भी आदिवासी नायक, क्रांतिकारी नायक हुए जिन्होंने आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिकाएं स्पष्ट करी है और काफी योगदान दिया है। मध्य प्रदेश में पिछले साल भर से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और कई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के नेता आ रहे हैं और आदिवासी पर एक फोकस हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये आदिवासी समाज में जो राजनीतिक जन जागरूकता का ये नतीजा है और जो उनका नजरिया था अभी तक कि आदिवासी समाज के वोट को बहलाकर, फुसलाकर, प्रलोभन देकर जो वोट लेते आई हैं अभी तक की पिछले 70 साल के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का नजरिया आदिवासियों के प्रति कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है और इस बात को वो भी महसूस करने लगे हैं कि अगर
माफ कीजिएगा, मैंने आपको टोक दिया। आदिवासियों ये के बात मूल शायद आप अधिकारों सही के कह रहे बारे हैं, क्योंकि गुजरात में भी हमने ये देखा है, राजस्थान में भी देखा है, मध्य प्रदेश का तो आपने जिक्र किया ही कि किस तरह से विश्व आदिवासी दिवस हो या जो बड़े पर्व होते हैं आदिवासियों के, उनको मनाने का सवाल हो, अपनी पहचान और अपने संवैधानिक अधिकारों को असर्ट करता हुआ आदिवासी समुदाय दिख रहा है। और खास तौर पर नौजवान जो हैं वो राजनीति में और आंदोलन में फ्रंट पर आ रहे हैं। और शायद आपका जो संगठन है जैस और ऐसे और जो संगठन बने हैं अलग अलग राज्यों में, उनकी एक भूमिका रही है कि आदिवासियों के मसलों पर चर्चा हो रही है। अब मसलों पर आते हैं हीरालाल अलावी जी, कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी रहती है देश की, लेकिन एट्रोसिटीज के मामले में, जो आदिवासियों पर जुल्म होता है उसके मामले में भी आपका राज्य अव्वल है। ये सिर्फ इसलिए ज्यादा होते हैं आपके यहाँ की आबादी ज्यादा है, या इसलिए होते हैं कि कानूनों का पालन सही से नहीं होता है, प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है, चर्चाएं एक तरफ और तथ्य एक तरफ, तथ्य दूसरी तरफ मुझे कहना चाहिए कि इशारा करते हैं। जी। मध्य प्रदेश, ये बात तो सही है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में आदिवासी समाज का एक बड़ा वर्ग निवास करता है। और ये बात भी सत्य है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासियों के ऊपर शोषण, बर्बरता, अत्याचार होते आए हैं और अभी भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 15-20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और यहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, भाषणों में हमेशा जिक्र करते हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं, आदिवासियों का विकास करना चाहते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन हकीकत की ओर अगर हम लोग देखते हैं तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर बर्बरता की हदें तो पार हो ही रही हैं। पिछले 2 साल के घटनाक्रम में यहाँ पर नेमावर हत्याकांड हुआ, जिसमें आदिवासी बेटियों को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया था, जिसमें आदिवासी परिवार की 5 बेटियां थी, एक की माता के साथ में नेमावर हत्याकांड में आदिवासी भील परिवार के बेटे को पिकअप के पीछे घसीट घसीट कर मार दिया गया। और हाल ही में 2-3 महीने पहले गुना में एक आदिवासी महिला को जमीन विवाद को लेकर जिंदा जला दिया गया। ये एक छोटे से उदाहरण है, लेकिन यहाँ बर्बरता की हदें आदिवासियों के ऊपर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आदिवासियों को जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। यहाँ पर आदिवासी सबसे ज्यादा कुपोषण के मामले मध्य प्रदेश, हाल में एक नेशनल क्राइम ब्यूरो के डाटा भी जारी हुए थे, जिसमें आदिवासियों के ऊपर सबसे ज्यादा शोषण, बर्बरता है, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे आदिवासी महिलाएं, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये आंकड़े कहीं ना कहीं ये भी दिखाते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता, इनके प्रवक्ता जो बोलते हैं कि हम आदिवासियों के साथ में हैं, इनका विकास करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस बात से मैच नहीं खाते हैं, हकीकत से मैच नहीं खाते हैं। आज आदिवासी इलाकों में जो आदिवासी उप योजना का जो पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे नहीं पहुंच पा रहा है। जी मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी जी, उप योजना को लेकर, जी हीरालाल जी, उसी तरफ बढ़ते हैं जो आपने इशारा किया कि आदिवासी विकास के लिए जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल कितना होता है, वहां पर जो आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए, वहां पर हमने देखा है, चाहे वो आपका इलाका हो, धार का इलाका हो, झाबुआ का इलाका हो, बड़वानी हो, खरगोन हो, खंडवा हो, हमने ये देखा है कि लाखों की तादाद में आदिवासी वहां से पलायन करते हैं। एक सर्कुलर पलायन है वहां पे, वो रोजगार के लिए जाते हैं, बरसात में वापस आते हैं, कुछ खेती बाड़ी करते हैं। बंधुआ मजदूरों के मामले में भी कई मामले सामने आए। हमारी अपनी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स में हमने ये देखा कि चाहे वो श्योपुर हो, चाहे वो आपका वाला इलाका हो, वहां भी बंधुआ मजदूरी देखने के लिए मिलती है। बहुत सारे दावे हैं, वन धन योजना से लेके और बहुत सारी योजनाओं की बात होती है, लेकिन जब हम लोग जमीन पे उतरते हैं, और मैं किसी स्टडी का, किसी शोध के भरोसे नहीं हूं, क्योंकि हम लोग अभी कुछ महीने पहले ही घूम के आए हैं पूरा निमाड़ का जो इलाका है आपका, आखिर ऐसा क्यों है? मतलब जो दावे हैं, जो सरकार कह रही है, सरकार, आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं
लेकिन जमीन पर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। बिल्कुल आपकी बात, ये बात सही है कि जो मध्य प्रदेश के जो आदिवासी बहुल्य जिले हैं, आदिवासी बहुल्य इलाके हैं, इन इलाकों में सबसे ज्यादा रोजगार की तलाश में आदिवासियों का अन्य राज्यों में पलायन है। धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, रतलाम, खंडवा, खरगोन, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रतिदिन आदिवासियों का हजारों की संख्या में अन्य राज्यों में, गुजरात, निकटवर्ती राज्य गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान में पलायन हो रहा है। सरकार इस बात का दावे करती है, कई योजनाएं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, चाहे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो, सरकार इस बात का दावा करती है कि हम आदिवासियों को रोजगार देना चाहते हैं, आदिवासी अपना बिजनेस व्यवसाय शुरू करें। लेकिन ये सिर्फ सरकार के भाषणी विधानसभा में या चाहे चुनावी भाषण के वादे हैं। हकीकत में आदिवासी युवाओं को रोजगार के लिए कोई ऐसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें कई कारण है, या तो योजनाएं इतनी कठिन बना दी गई है कि उनको बैंक के लोन नहीं दे पा रही है। सरकार कई बार ये भी दावा करती है कि हम बैंक गारंटी ले रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ भाषण में हो रहा है। हकीकत में सरकार ने धार, झाबा, बड़वानी, खरगोन में अभी 50 लाख से 1 करोड़ तक का लोन एक आध युवा को दिया होगा रिकॉर्ड में, इससे ज्यादा किसी को लोन नहीं दिया इन लोगों ने। आज पलायन रोकने के लिए सरकार के पास इसके सिवा ऐसी कोई योजना नहीं है जो आदिवासियों को अपने घर से, अपने गांव से, अपने क्षेत्र से पलायन नहीं करने पर उनको रोक सके। मनरेगा जैसी योजना चलती है, लेकिन उसमें 2 से 3 महीने ही काम मिलता है। 2 से 3 महीने में भी इतना भारी भ्रष्टाचार होता है कि कई बार तो जो मजदूर बेचारे कड़ी मेहनत करते हैं, उनको उनका पैसा समय पे नहीं मिलता है। आदिवासी इतने सीधे साधे भोले भाले, वो शिकायत करते ग्राम पंचायत स्तर पे, जनपद तक पहुंच पाते हैं, इससे ज्यादा उनकी पहुंच होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को आदिवासियों के पलायन रोकने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके गांव के विकास के लिए जो योजनाएं बनानी चाहिए थी, वो नहीं बना पाई अभी तक सरकार। पर यही कारण है कि आदिवासी इलाके पलायन होकर बड़ी संख्या में खाली होते जा रहे हैं। धीरे धीरे आदिवासी अपने ही इलाकों में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। हीरालाल जी, आपने ये जो बात उठाई कि आदिवासियों को लोन नहीं मिलता है, चाहे वो किसान हो आदिवासी या नौजवान हो जो अपना कोई रोजगार करना चाहता है, इससे मुझे बड़वानी की एक घटना याद आई। वहां पर एक बैंक के सामने हमने देखा कि बहुत सारे आदिवासी, भील आदिवासी थे, वो लाइन में लगे थे, कुछ अपने काम के लिए आए हुए थे, लोन के लिए आए हुए थे। और उनसे हमारी जब बात हुई और कुछ वहां और नॉन ट्राइबल लोगों से जो बात हुई, हमें यह बताया गया कि ट्राइबल्स को लोन देने में हिचक होती है, डर होता है कि उनसे वसूली करना मुश्किल होता है। एक तो ये कि वो कोई काम धंधा कर पाएंगे, उसमें सक्सेस हो पाएंगे, उस पर भरोसा नहीं करते हैं। और दूसरा ये है कि अगर वसूली के लिए उन पर दबाव डाला जाएगा तो उनके खिलाफ एसटी एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मामले दर्ज हो सकते हैं। इस तरह की धारणा हमें जमीन पर नजर आई। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार के पास एक बहाने हैं। और देखो, सरकार अगर वास्तव में आदिवासियों का विकास करने की उनकी मंशा होती, आदिवासियों को सही मायने में स्वरोजगार देने की उनकी मंशा होती, तो उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बना सकती थी। अगर सरकार अगर ये सोचती है कि आदिवासी लोन नहीं चुकाएगा या आदिवासी बिजनेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये योजना ही क्यों बना रही? आपने आदिवासी वर्ग के विकास के लिए अगर योजनाएं बनाई, तो उस योजनाओं का ग्राउंड लेवल पे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, इसके पास सरकार के पास रिपोर्ट है। तो इसका मतलब यही कि सरकार कहीं ना कहीं आदिवासियों को गुमराह कर रही है, आदिवासी समाज के नाम पर योजनाएं बना रही है, लेकिन उनको फायदा नहीं देना चाहती। अगर वास्तव में वो नहीं है, फायदा देना चाहती राजनीतिक तो इच्छा सरकार शक्ति लोन उपलब्ध नहीं। कराती। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, आपने ये बात कही कि आदिवासी लोन के लिए बैंकों में खड़े रहते हैं, ये बात सही है। एक दिन, 3 4 दिन तक वो लगातार बैंकों के सामने खड़े रहकर लाइन लगे रहते हैं। और ऐसी हमारे धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन में हर बैंकों में हालत यही है। उनको सिर्फ अपने हिस्से का पैसा लेने के लिए भी कई बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसान अनुदान योजना के तहत उनको जो पैसा लेना होता है, 2,000 रुपये या 1,000 रुपये या 500 रुपये उनके खाते में डलते हैं, उसके लिए उनको 4 4 दिन लाइन लगना पड़ता है। सरकार सब देख रही है,
लेकिन सरकार उन योजनाओं को लाभ आदिवासियों को आसानी से कैसे मिले, इसके लिए अभी रास्ते नहीं निकाल पाई। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा आदिवासियों को लाभ पहुंचाने की, उनका विकास करने की कहीं ना कहीं सही मंशा नहीं है। अगर होती तो सरकार आदिवासियों को योजनाओं का लाभ देने के लिए कई प्रकार से रूल्स रेगुलेशन बना सकती थी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रही है। जी। और एक और बात फिर पलायन से जुड़ी हुई है, फिर और मसलों की तरफ बढ़ेंगे। पलायन को रोकने का एक जो बहुत कारगर औजार जिसको कहा जा सकता है वो मनरेगा हो सकता है, कि बजाय इसके कि वो दूसरे राज्यों में जाएं अपने घरों को छोड़ के और वहां बंधुआ मजदूर की तरह काम करें, क्योंकि वो एडवांस ले लेते हैं और उसके बाद वो फंस जाते हैं, मना नहीं कर सकते हैं। जो मनी लेंडर है उसकी शर्तों पर उनको काम करना पड़ता है। मनरेगा के बारे में हाल ही में कुछ एक्टिविस्ट दिल्ली में आए हुए थे, उनसे हमारी बात हो रही थी बड़वानी से। उनका कहना था कि मनरेगा को एक सिस्टमेटिक तरीके से मध्य प्रदेश में खत्म किया गया है। आप विपक्ष में हैं, क्या आपने इस मसले को नोट किया? क्या आप लोगों ने लड़ाई लड़ी इस मुद्दे पर? आपको मैं बताना चाहता हूँ, मनरेगा योजना, देखो अभी भी मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन मनरेगा योजना को भी जिस प्रकार 120 दिन का कम से कम काम देने के लिए 180 दिन का काम देने का सरकार का जो एजेंडा था या मंशा थी, वो कहीं ना कहीं वास्तव में मनरेगा को कम किया गया। और मनरेगा को कम करने के साथ साथ में इसमें भी दो महत्वपूर्ण चीजें हैं सर। आज आदिवासी इलाकों में कहीं ना कहीं एजुकेशन का प्रतिशत भी बढ़ा है, कहीं ना कहीं नए युवा पढ़े लिखे हो गए हैं। आज कॉलेज करने वाले युवाओं को आप गिट्टी और तगारी उठाने का काम करेंगे तो वो लोग नहीं करेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण। उनको आज जो डिग्री कर चुके हैं, जो बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री कर चुके हैं, उनको सरकार रोजगार दे, उनको उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार दे। आप एक पढ़े लिखे डिग्रीधारी मास्टर डिग्री वाले को मिट्टी खुदवाओगे, तगारी उठवाओगे, तो ये पढ़ा लिखा व्यक्ति या पढ़ी लिखी लड़कियां ये नहीं करना चाहेगी। आप उनके लायक काम दीजिए उनको, चाहे किसी हेल्थ में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, या और भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में उसको नौकरी देने की जरूरत है। सरकार मनरेगा तो हीरालाल जी, मेरी समझ में आपकी जी, बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि मनरेगा एक बेहतरीन योजना है, लेकिन उसके अलावा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, उनके लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाने चाहिए, उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। आप विपक्ष में हैं, आप एक संगठन है जो युवाओं का संगठन है, जय आदिवासी युवा शक्ति। क्या आप लोगों ने कभी इस मसले पर, रोजगार के मसले पर, खास तौर पर रोजगार के अवसरों के मसले पर, क्या कोई आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, इस मसले को असेंबली में उठाने की कोशिश की, आपकी जो जिम्मेदारी थी विपक्ष के विधायक के तौर पे? जी सर, विधानसभा में लगातार बेरोजगारी पे मैंने खुद आवाज उठाई है, और उसमें मध्य प्रदेश सरकार के जवाब जो बने बनाए, जो ब्यूरोक्रेसी जवाब बना के देती है कि हमने इतने ये रोजगार मेले आयोजित किए, हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन उनके डाटा हकीकत में कहीं न कहीं वास्तविकता से मैच नहीं खाते। बड़ी संख्या में, भारी संख्या में बेरोजगार आदमी घूम रहे हैं। अभी बेरोजगार युवा आंदोलन करके भोपाल तक रैली निकाल के आ रहे हैं, उसमें हम लोगों का पूरा समर्थन था। मैं भी खुद बेरोजगार युवाओं के आंदोलन की रैली में मैं शामिल हुआ था, और हम लगातार बेरोजगारी को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दीजिए। अभी मध्य प्रदेश में पीएससी परीक्षा के जो एग्जाम घोषित करने के बाद निरस्त कर दिए गए, 2-3 बार से पीएससी हुई नहीं, और हमारे युवा बेरोजगार युवा ओवर एज हो रहे हैं। सरकार इस पर कोई गंभीर कदम नहीं उठा पा रही है, और युवाओं का यहाँ पर आंदोलन लगातार बढ़ते जा रहा है। आगामी 20 अक्टूबर को हमारी जो महापंचायत हो रही है जयेश के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के कुक्षी में, उसमें भी बेरोजगार युवाओं का एक गंभीर मुद्दा है। उसमें हमने बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार से मांग रखी है कि जो हजारों की संख्या में आज आदिवासी इलाकों में बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार जो हो गए हैं, उनके लिए सरकार जल्द से जल्द कदम उठाए, वरना जो असंतोष आदिवासी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो बढ़ रहा है, उसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा निश्चित। जी। और कई मसले हैं, पैसा को
लागू करने की बात हो रही है। शिवराज चौहान ने बहुत ताल ठोक के ये बात कही थी कि पैसा को लागू किया जाएगा। 1996 में बना हुआ कानून आपके यहाँ अभी तक लागू नहीं हुआ, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी नियम बनने में इतना समय लग रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 1 वर्ष पहले टंट्या भील के पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश के इंदौर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि हमने आज से पैसा लागू। माननीय मुख्यमंत्री जी का सिर्फ वो भाषण था कि उसमें लागू, लेकिन रूल्स आज तारीख जो आज का जो आपका इंटरव्यू है, आज दिनांक 9 अक्टूबर तक पैसा के रूल्स अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नहीं बन पाए हैं। अभी पिछले 22 अक्टूबर को मध्य प्रदेश राजभवन ने अधिसूचना जारी कर आपत्ति सुझाव मांगे थे पैसा को लेके। बहुत सारे जो इन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, कहीं ना कहीं पैसा कानून की जो मूल भावना थी, गांव के विकास, ग्राम सभा को सशक्त और मजबूत करना, गांवों को स्वशासन देना और आदिवासियों की भाषाएं, रीति रिवाज, उनकी परंपराओं को संरक्षित करना, जो एक एजेंडा, एक उद्देश्य पेशा का था। नए रूल्स जो बनाए हैं, रेगुलेशन जो मध्य प्रदेश सरकार ने बनाए हैं, कहीं न कहीं ग्राम सभाओं की ताकत को कम किया गया, कहीं न कहीं आदिवासियों की रूढ़ी, उनकी परंपराएं, उनको कहीं न कहीं अनदेखा किया। उसके लिए हमने राजभवन को सुझाव भेजे हैं। अब वो हमारे कितने सुझावों पर गंभीर होकर उनको मानती है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि गाँव की सीमाओं को लेकर नए पैसा नियम में कोई ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट 2011 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें गांव की सीमाओं को निर्धारित किया गया था। तो उन जजमेंट को भी हमने मध्य प्रदेश सरकार को अवगत कराया और हमने कहा है कि जल्दबाजी में ये बात सही है कि पैसा कानून काफी देर लागू करने में मध्य प्रदेश सरकार ने काफी देरी की है, लेकिन अगर फिर भी गजेट नोटिफिकेशन जारी करने से पहले कम से कम मध्य प्रदेश सरकार एक ऐसा पैसा कानून के रेगुलेशन, ऐसे रेगुलेशन जो पैसा 2022 के रेगुलेशन बनाने जा रही है, जो जिससे कि प्रदेश का और देश का एक जो आदिवासी समाज है, समुदाय है, कई समुदाय है, इनमें एक विश्वास पैदा किया जा सके कि हम आदिवासियों की तेजी है। आदिवासियों के लिए जो कानून, जो गांवों को सशक्त करने के लिए जो कानून पैसा नियम बनाए जा रहे हैं, ग्राम सभाओं को, उनकी रूढ़ियों को और उनकी जो रूढ़िजन्य संहिता को, अनुसूची 5, अनुसूची 6 के जो प्रोविजंस जिस उद्देश्य से बनाए गए थे, उनको भी शामिल करे सरकार पैसा नियमों में, ताकि आदिवासियों का विस्थापन रुके, उनका गांव का विकास हो और पैसा की जो मूल भावना हो। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए हमने राजभवन को 5 अक्टूबर तक का सुझाव, आपत्ति भेजने का लास्ट समय था, हमने 5 अक्टूबर से पहले राजभवन को, मध्य प्रदेश सरकार को सुझाव भेजे हैं, आपत्ति भेजी है। और हमें उम्मीद है कि अगर वास्तव में सरकार आदिवासियों के हित में रेगुलेशन लेके आ रही है पैसा के, तो उन सुझावों को और आपत्तियों को सरकार को मानना चाहिए। तभी हम इस बात को सहमत हो रहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार वास्तव में पैसा नियम आदिवासियों के ग्राम सभाओं को सशक्त करने की दिशा में, आदिवासियों के हितों की दिशा में ला रही है। डॉक्टर हीरालाल, आपका काफी समय हमने ले लिया, लेकिन 2 और सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। एक सवाल यह है कि आपने भी वो कहावत सुनी होगी कि अगर बच्चा रोए ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो राष्ट्रीय दल होते हैं, बड़े दल होते हैं, और वहां पर भीतर भी आपको लड़ना पड़ता है। आप एक युवा आदिवासी नेता हैं। अक्सर मैं जब आदिवासी इलाकों में जाता हूं तो ये शिकायत मिलती है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो राष्ट्रीय पार्टियों के एजेंडे में फंसकर रह जाते हैं और आदिवासियों के मसले उतनी ताकत के साथ विधानसभा में या संसद में नहीं उठाए जाते हैं। कई तरह के तुलनात्मक बातें भी बताई जाती हैं कि जितनी शिद्दत के साथ दलितों के मसले या अल्पसंख्यकों के मसले उठाए जाते हैं, हमारे मसले नहीं उठाए जाते हैं। इस बात से आप कितने सहमत हैं और कितने सचेत हैं? प्रदेश और देश का आदिवासी नेतृत्व चाहे विधानसभा और लोकसभा में जाने के बाद उनका जो एजेंडा राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे तक सीमित रह जाता है। और ये समस्या
देश प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के आदिवासी समाज में और हर राज्य में रहने वाले आदिवासियों का एक प्रमुख समस्या है। आज आदिवासियों के जो गंभीर आदिवासी समाज के सामने जो गंभीर चुनौतियां हैं, समुदायों के सामने जो चुनौतियां हैं कि आज उनके जल जंगल जमीन के अधिकार वो उनके 5वीं अनुसूची के प्रोविजंस आज भी किसी भी राज्य में 10 अनुसूचित राज्यों में इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। आज भी वनाधिकार कानून के तहत उनको कम्युनिटी राइट्स नहीं मिले हैं। आज भी पेशा के तहत ग्राम सभाओं को जो मूल भावनाओं के तहत सशक्त करने की जो बात की गई थी 1996 के बाद आज भी किसी भी राज्य में पेशा मूल भावनाओं के अनुरूप लागू नहीं हुआ है, उनके रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए गए हैं। आदिवासी इलाकों में पलायन गंभीर रूप से एक प्रमुख समस्या है। कुपोषण, भूखमरी और बिजली, सड़क, पानी एक गंभीर समस्या है। इन मुद्दों को लेकर आदिवासी जनप्रतिनिधियों को, विधायक हो चाहे सांसद हो, काम करना चाहिए था। विधानसभा में पहुंचकर, लोकसभा में पहुंचकर उनकी आवाज बननी चाहिए थी। लेकिन कहीं न कहीं आदिवासी समाज के नेतृत्वकर्ता राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे तक सीमित रह गए। ये आदिवासी समाज की समस्या, उनकी शिकायत है और समस्या है। बिल्कुल ये बात सहमत हूँ। हमने जयस के माध्यम से एक नया नारा दिया है, जयस युवा मिशन 2023 युवा नेतृत्व, जिसमें हमने नए युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में भेजने के लिए और आदिवासी समाज की जो परंपरागत वंशवाद राजनीति जो चली आ रही थी पीढ़ी दर पीढ़ी, उस राजनीतिक घेरे को तोड़ने के लिए हमने नए युवाओं को ऐसा नेतृत्व देने के लिए तैयार कर रहे हैं हम लोग। और एक जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 का जो नारा दिया है, हमने युवाओं को जयपाल सिंह मुंडा के तर्ज पर संविधान सभा में जो लड़ाई लड़ी उन्होंने, लोकसभा में उन्होंने लड़ाई लड़ी, आदिवासियों के जो मूल अधिकारों के लिए, उनकी पहचान और अस्मिता के लिए जो संघर्ष किया, उसी आधार पर नए युवाओं को हम लोग तैयार कर रहे हैं। और हमारे बारे में, जयस के बारे में और जयस युवा नेतृत्व के बारे में ये शिकायत आपको नहीं मिलेगी और प्रदेश और देश के आदिवासियों को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज पढ़े लिखे युवा जो अपना हक और अधिकार जान रहे हैं, जो 5वीं अनुसूची का महत्व जान रहे हैं, उनके प्रावधानों का जो महत्व समझ रहे हैं, हम ऐसे युवाओं को ही विधानसभा और लोकसभा में भेजने के लिए हमने और एक अभियान चलाया हुआ है। माफ कीजिएगा, मैंने फिर आपकी बात काट दी क्योंकि समय की सीमा है और मुझे कई और सवाल आपसे करने थे, लेकिन ज्यादातर सवालों के जवाब आ गए हैं। और इस जवाब में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको आइडिया है कि किस तरह के मसले आदिवासी समुदाय के सामने हैं और उनके संभावित समाधान क्या हैं। आप नौजवान नेतृत्व को अपने साथ साथ, बहुत कम ऐसा होता है कि आप जब स्थापित हो जाते हैं तो बाकी नौजवानों को भी साथ लेकर चलें, लेकिन आप ये कोशिश कर रहे हैं तो इससे उम्मीद बनती है। और हमने ये देखा है कि राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, वहां पर भी आदिवासी अपनी आइडेंटिटी को, अपने अधिकारों को असर्ट कर रहा है। इसी नोट पर कि आदिवासियों की ये जो चर्चा हो रही है ये चुनावों तक सीमित नहीं होगी, इसके बाद भी ये चर्चा होती रहेगी और मैं भी भारत के प्लेटफॉर्म के जरिए ये चर्चा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे विदा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हीरालाल अलावा, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।